तो लॉग एक काफी फंडामेंटल चैप्टर है। यानी कि अगर कभी भी हमको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो हम कैसे जाएंगे? लॉग का आर्गुमेंट वहीं पे लिखना है। यहां से तो आ जाएगा x ग्रेटर देन 5, पहली कंडीशन आ गई। यहां से आएगा 7 ग्रेटर देन x, यानी कि x लेस देन 7। लॉग के अंदर अगर आर्गुमेंट्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनके इंडिविजुअल लॉग एडिशन में चले जाते हैं। बेस और आर्गुमेंट सेम है, इसका आंसर कितना हो गया? 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं लॉग ऑफ। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। बच्चों, जेईई मेंस के हिसाब से देखें तो लॉग एक काफी फंडामेंटल चैप्टर है। लॉग के डायरेक्ट सवाल तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ लॉग का यूज ज्यादातर दूसरे चैप्टर्स में काफी होता है। यानी कि बाकी कोई भी हम चैप्टर अगर पढ़ रहे होंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, उसमें लॉगरिथम का यूज करके क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है। यानी कि लॉग की अगर हमको एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है तो अभी हम उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लॉग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो चलिए आज हम इस लॉग टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। यूजुअली बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत आती है, पर हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमें कितने फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर हम एक मेंस का क्वेश्चन हैंडल करने लायक बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लॉग को समझने के पहले हमको ये समझना जरूरी है कि लॉग का अंडरलाइन प्रिंसिपल क्या है, यानी कि लॉग हमें किस इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। देखिए, लॉग एक तरह से आप समझिए कि एक मशीन है, जिस मशीन में आप कुछ इनपुट रखेंगे और आपको कुछ आंसर मिलेंगे, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब लॉग में हमें कौन से इनपुट रखने हैं और हमें क्या आंसर मिलता है, इसको हमें समझना जरूरी है। तो बच्चों, ऐसे बिल्कुल बेसिक से हमें समझते हैं। पहली बात तो लॉग डेवलप किसके बेस पे हुआ है? तो लॉग के कंपैरिजन में एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होता है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर अपन बोले कि 2 का पावर 3 कितना होगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 8। अब इसी इंफॉर्मेशन को कोई अगर ऐसे पूछे कि 2 की कितनी पावर बनाऊं कि 8 आ जाए, बात समझ में आ रही है? पहला क्वेश्चन क्या था कि 2 की पावर 3 कितना होता है, हमने आंसर बता दिया 8। अब क्वेश्चन को मॉडिफाई करके किसी ने क्या बोला कि 2 की कितनी पावर करने से 8 आएगा, तब हमारा आंसर क्या होगा? 3। तो यही दोनों में डिफरेंस है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी भी नंबर का पावर कितना आएगा, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और लॉग इसका आंसर कैसे बताता है कि किसी भी नंबर पे क्या पावर लगाने से हमें डिजायर्ड नंबर मिल जाएगा। अब लॉग में होता क्या है बच्चों? लॉग एक फंक्शन है, लॉग एक मशीन है, इस पे हमें कैलकुलेशन करने के लिए इनपुट देना है। तो लॉग में आपको 2 वैल्यू एज इनपुट देना होता है। अब वो क्या वैल्यू है? पहले तो लॉग को लिखते कैसे हैं? इस तरह से। और लॉग में हमको 2 इनपुट देने हैं। वो कौन से हैं? एक तो वैल्यू इसके बिल्कुल बगल में हम लिखेंगे जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और एक वैल्यू हम नीचे की तरफ लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, यानी कि यहां पर जो वैल्यू लिखेंगे और जो यहां पर वैल्यू लिखेंगे, इस वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे लॉग का आर्ग्यूमेंट, यानी कि जिसका लॉग हमें कैलकुलेट करना है, और यहां पे हम लिखेंगे बेस। और लॉग इस पे कैलकुलेशन करके हमें फाइनल एक आंसर दे देगा जिसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। इस आंसर को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट, या फिर ये लॉग का आंसर है। एक एग्जांपल देखते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को लॉग में किस तरह से कन्वे किया जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं लॉग ऑफ 8 और यहां पे बेस में लिख दूं 2, इसको रीड कैसे करना है बेटा? इसको ऐसे पढ़ना है, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। अब इसका आंसर अगर हमें पता करना है तो हमें केवल इतना सोचना है कि 2 की कितनी पावर करें कि 8 आ जाए। लॉग हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा कि 2 की कितनी पावर करने से ये 8 बन जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 2 की कितनी पावर करने से 8 बनता है? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। यानी कि जो इंफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये था, वही इंफॉर्मेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में ये बन गया है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में इंटर कन्वर्जन काफी आसान है। तो एक और बेसिक सा क्वेश्चन बताओ, क्या आप जानते हैं 3 की पावर 4 कितना होता है? बिल्कुल 81। तो इसी को लॉग में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि 81 का लॉग बेस 3 पे कितना होगा, यानी कि 3 की कितनी पावर करने से 81 बन जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 4। बात समझ में आ गई क्या? तो किसी भी नंबर का लॉग कैलकुलेट करना मतलब क्या? हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेस की कितनी पावर करने से वो नंबर क्रिएट हो जाएगा।
आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां से काफी मजेदार चीज निकल के आती है, जो सबसे फंडामेंटल चीज है लॉग की, कि लॉग वाली क्वांटिटी में रिलेशन कैसे निकालना है। लॉग में जो 3 नंबर मिलेंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, अगर मैं लिखता हूं log ऑफ a टू द बेस b इज c, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि b की कितनी पावर करने से a बनेगा, तो बोला आंसर c। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि a इज इक्वल टू b रेज टू द पावर c। बात समझ में आ रही है क्या। यानी कि अगर कभी भी हमको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है तो हम कैसे जाएंगे, लॉग का आर्गुमेंट वहीं पे लिखना है और बेस की पावर में क्या आ जाएगा, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिख रहे थे log a टू द बेस 2, इसको हम 3 लिख रहे थे, तो यहां से यही तो रिलेशन बनेगा कि log का जो आर्गुमेंट है 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3। बात समझ में आ रही है क्या यहां तक। यानी कि कभी भी आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दे रखा हो, वहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लॉग को हटा कैसे सकते हैं, तो हमें आर्गुमेंट को वहीं पे लिखना है और बेस की पावर में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई क्या। तो एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर बताइए। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि log ऑफ x टू द बेस 2 इज 4, x का वैल्यू किसी ने पूछा, तो हमें क्या याद रखना है, log को हटाने के लिए log का जो आर्गुमेंट है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, x इक्वल टू में बेस की पावर में क्या लिखा देंगे, जो भी राइट हैंड साइड में है, तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16। बात समझ में आ गई क्या यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे बढ़े। तो हमने पहला पॉइंट क्या सीखा लॉग में, कि लॉग को हटाना किस तरह से है और लॉग का मीनिंग क्या होता है। चलिए अब इस पे कुछ फटाफट से बेसिक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसने पूछा log ऑफ 27 टू द बेस 3। कुछ क्वेश्चन को तो हम कॉमन सेंस से बता देंगे बच्चों, और जिसमें हम डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे हैं उसको भी हम सॉल्व कैसे करना है वो भी सीखेंगे। चलिए, 3 की कितनी पावर करने से 27 आएगा बताइए। 3 का क्यूब 27 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। log ऑफ 32 टू द बेस 2 क्या होगा, 2 की कितनी पावर 32 होता है 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है 32। अब यहां पे आ जाओ, log ऑफ 243 टू द बेस 81। अब यहां पे हमें सोचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी कि जो हमने फंडा सीखा है कि डायरेक्टली हम इतना सोच लें कि बेस की कितनी पावर करने से आर्गुमेंट बन रहा है, वो यहां पे हमें सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करने के लिए हमको 2 चीजें सीखनी है। पहला तो हो गया आपको बिल्कुल बेसिक फंडा, और आगे चल के जब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी सीख लेंगे तब इसी क्वेश्चन को हम बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए, मुझे यही तो बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा बेटा, इसको x मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। अब log को हटाया कैसे जाता है बेटा, log फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। log का आर्गुमेंट कितना है 243, बेस कितना है 81, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है x, तो हम क्या लिखेंगे 243 इक्वल टू बेस की पावर में राइट हैंड साइड 81 की पावर में x। अब हमें इसको किसी एक नंबर की पावर्स में कन्वर्ट करना है। जो 243 होता है बेटा, वो आपको पता होगा ये 3 रेज टू द पावर 5 है, 81 है 3 टू द पावर 4 होल पावर x, तो 3 टू द पावर 5 कितना हो जाए बेटा 3 की पावर 4x। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और इसका बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, यानी कि 5 इक्वल टू 4x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू आ जाएगा 5/4, यानी कि हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 5/4। यहां तक बात समझ में आ गई क्या। अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखो एक बार। अगले क्वेश्चन को भी सेम तरीके से करेंगे। log ऑफ 2 टू द बेस 1024, इसको क्या मान लेंगे अपन x, तो यहां से 2 किसके बराबर आएगा बेटा, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस का पावर में राइट हैंड साइड, बेस की पावर है, बेस है 1024, पावर में आ जाएगा x। यहां तक बात क्लियर है। चलो, ये तो हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 10। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि log के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ प्राइम नंबर्स की कुछ पावर्स का आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 की पावर्स को एक बार याद कर लीजिए 1 से लेकर 10 तक, और 3 की पावर को भी 3 की पावर 6 या 7 तक एक बार याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहां से कंपैरिजन से 1 इक्वल टू 10x आएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। बात समझ में आ गई क्या यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे बढ़े बेटा। तो log बेसिकली कर क्या रहा है, log किस चीज का आंसर बता रहा है, और log के सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो हमको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, लॉगरिथम जो हमने क्रिएट करा है, इस क्या हर वैल्यू का log निकाला जा सकता है।
क्या नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, हर वैल्यू का हम लॉग निकाल सकते हैं? तो यहां पे कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है कि बेटा कभी भी हम लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं तो लॉग के ऊपर दो लिमिटेशन लागू होते हैं। वो क्या है? वो दो लिमिटेशन लगते हैं आर्गुमेंट के ऊपर और बेस के ऊपर। जैसे कि कभी भी log a टू द बेस b लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ना है? log ऑफ a टू द बेस b। कभी भी log a टू द बेस b लिखा हुआ है तो दो कंडीशन हमें क्या याद रखनी है? किन दो पे कंडीशन लगाई जाएगी? कंडीशन लगाई जाएगी आर्गुमेंट पे और बेस पे। क्या कंडीशन है बेटा? log का जो आर्गुमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स का लॉगरिथम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर का लॉग, जीरो का लॉग क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि कभी भी लॉग के अंदर लॉग का आर्गुमेंट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए बेटा? लॉग का आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? दूसरी कंडीशन किस पे लगानी है? बेस पर। तो लॉग का जो बेस है वो भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि नेगेटिव बेस को हम डील नहीं करते हैं। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 1 नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के हमें कितनी कंडीशन, कितनी लिमिटेशंस का ध्यान देना है? यहां पर दो चीजों के ऊपर लिमिटेशन है, आर्गुमेंट के ऊपर और बेस के ऊपर। कुल मिला के कितनी कंडीशन बन जाएंगी? 3। क्या क्या? आर्गुमेंट होना चाहिए पॉजिटिव, बेस होना चाहिए पॉजिटिव, और बेस क्या नहीं होना चाहिए बेटा? बेस 1 नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक नॉर्मल वे में अगर अपन समझना चाहें कि बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए, तो उसका लॉजिक आप ऐसे समझ लो बेटा कि अगर मैं log ऑफ 2 टू द बेस 1 बोलूं कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो क्या आप कोई फिक्स आंसर बता पाओगे? क्या 1 की कोई सी भी पावर कभी 2 हो पाएगा, या फिर 25? आप कुछ भी यहां पे आर्गुमेंट रख दीजिए, क्या 1 बेस लेने के बाद हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे समझ लीजिए। यानी कि इससे हम क्या बोल सकते हैं कि log का बेस क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। बाकी आर्गुमेंट और बेस दोनों हमको कैसे रखने हैं? पॉजिटिव रखने हैं। क्लियर है क्या वाली बात? तो यहां पे ध्यान क्या रखना, कभी भी log के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, या फिर log ऑफ 0 हो जाए, या फिर log का बेस नेगेटिव हो जाए, या फिर log का बेस 1 हो जाए, इन सभी केसेस में log क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या याद रखना है हमको? log क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब दो क्वेश्चन हम समझते हैं ताकि हमें ये जो बात हमने की है इसको अच्छे से हम कंसोलिडेट कर सके। क्या कह रहा है वो कि अगर log x - 1 टू द बेस 2 इज मीनिंगफुल, देन x इज मीनिंगफुल। होना मतलब log प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए, है ना? तो log डिफाइन होने की कंडीशन क्या है बेटा? कि log का जो आर्गुमेंट है, इस log में आर्गुमेंट कितना है? x - 1, वो होना चाहिए पॉजिटिव। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो बेस यहां पे 1 नहीं है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। तो x की इन वैल्यूज के लिए log क्या होगा बेटा? डिफाइन होगा या फिर मीनिंगफुल होगा। बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन को देखो, एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा बेटा। देखिए, log पे क्या क्या कंडीशन लगाएंगे बेटा? log में दो वैल्यू देखनी है, एक है आर्गुमेंट, एक है बेस। क्या क्या कंडीशन लगी इन दोनों के ऊपर? आर्गुमेंट होना चाहिए पॉजिटिव, बेस होना चाहिए पॉजिटिव, और बेस क्या नहीं हो सकता बेटा? 1 नहीं हो सकता। एक बात बताओ, क्या इनमें से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो हो जाए, बाकी दो ना हो, तो चल जाएगा? ऐसा नहीं है। ये तीनों की तीनों कंडीशंस, आर्गुमेंट पॉजिटिव होना, बेस पॉजिटिव होना, बेस का 1 ना होना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों साइमल्टेनियसली फॉलो होनी चाहिए। यानी कि हमें इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा? हमें इनका कॉमन पोर्शन लेना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी जिसमें ये तीनों फॉलो हो जाए। समझ गए क्या? चलो इसको सॉल्व करके देखिए। यहां से तो आ जाएगा x ग्रेटर देन 5, पहली कंडीशन आ गई। यहां से आएगा 7 ग्रेटर देन x, यानी कि x लेस देन 7, ये दूसरी कंडीशन आ गई। और यहां से आ जाएगा x नॉट इक्वल टू 6, ये तीसरी कंडीशन आ गई। ठीक है यहां तक की बात? यानी कि मुझे ऐसे x की वैल्यू बतानी है जो 5 से ज्यादा हो, 7 से कम हो, लेकिन 6 के बराबर ना हो। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, यहाँ पे हम x को रियल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। x कहाँ लिखा है कि इंटीजर है, वरना कई बच्चे ऐसे सोचने लग जाएंगे कि 5 और 7 के बीच में तो एक ही इंटीजर आ रहा था 6, वो भी आंसर में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे x इंटीजर नहीं, हमें रियल वैल्यूज ऑफ x बताना है। तो आप बताइए, 5 से बड़ा, 7 से छोटा, लेकिन 6 के बराबर नहीं लेना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो x होगा वो क्या होगा बेटा? 5 से लेकर 7 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, केवल क्या नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई क्या? तो इन x की वैल्यूज के लिए ही मेरा ये जो log है ये मीनिंगफुल रहेगा, यानी कि डिफाइन रहेगा।
क्लियर है वाली बात? बेटा ये जो लॉग की हम कंडीशन लगा रहे हैं कि लॉग कहाँ डिफाइन है, इसको हम डोमेन ऑफ द लॉगरिथम भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात? यानी कि कभी भी सवाल में कोई आपको लॉग वाला टर्म दिखाई दे, वो पहले तो डिफाइन होना जरूरी है, और लॉग डिफाइन कब होगा? जब ये सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, और लॉग की प्रॉपर्टीज आने से क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन काफी फास्ट हो जाता है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी कि 1 का लॉग किसी भी डिफाइंड बेस पर कितना होगा? 0 होगा। log 1 हमेशा कितना होगा? 0। जाहिर सी बात है कि अगर मैं बोलूंगा कि 1 इक्वल टू a टू द पावर 0, तो a का पावर 0 1। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कभी भी आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो log का वैल्यू 1 आता है। log a टू द बेस इज 1। यहां पे एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि कभी भी आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आंसर -1 आएगा। क्यों? जैसे कि अगर मैं बोलूं log 2 टू द बेस 2, 2 की कितनी पावर 2 होगा? 1, यानी कि आंसर 1 है। और अगर कोई बोले log 2 टू द बेस 1/2, तो 1/2 की कितनी पावर 2 आएगा बेटा? तो आप देखो कि 1/2 की पावर -1, यानी कि 1/2 की पावर -1 यानी कि 2। अगर 1/2 का इनवर्स ले लें, रिवर्स ले लें, तब 2 आ जाएगा। यानी कि कभी भी आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आंसर कितना आता है? -1 आता है। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही बेटा? काफी इंपॉर्टेंट है। लॉग में आर्ग्यूमेंट की पावर हम मल्टीप्लाई में बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनना, किसकी पावर? आर्ग्यूमेंट की। इसमें एक डाउट आता है बच्चों को, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। ऐसे समझना बेटा, अगर लिखा है कहीं पे log ऑफ 8 टू द बेस 2, अभी तक हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे कि 2 की कितनी पावर 8 होता है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका देखिए जो इस प्रॉपर्टी से हमें मिला है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये जो पावर है ये किसके ऊपर है? आर्ग्यूमेंट के ऊपर। और अभी हमने क्या पढ़ा कि आर्ग्यूमेंट की पावर लॉग में कहां जाती है? आगे मल्टीप्लाई में। और अभी सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा बेटा कि अगर कभी भी आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो तो आंसर कितना हो जाता है? 1। तो ये हो जाएगा 3 × 1 यानी कि 3। तो वही आंसर आएगा। यानी कि चाहे हम बेसिक मेथड से जाएं चाहे प्रॉपर्टी से जाएं, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? इस प्रॉपर्टी में एक सावधानी रखनी बेटा, कभी भी ऐसे लिखा हो अगर log ऑफ 8 की पावर log ऑफ 8 टू द बेस 2 की होल पावर 3, देखो क्या ये 3 आगे आ जाएगा? नहीं। लॉग के ऊपर कभी भी होल पावर लगी हो वो पावर आगे नहीं आती है। लॉग में केवल कौन सी पावर आगे आ सकती है बेटा? जो आर्ग्यूमेंट के ऊपर हो। यानी कि इसको ऐसे लिखना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। किसके बराबर? 3 टाइम्स ऑफ log 8 टू द बेस 2। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है वाली बात? हाँ, अगर ऐसे लिखा होता तो हम इस 3 को आगे ला सकते थे, क्योंकि ये 3 अब किसकी पावर है? आर्गुमेंट की। तो ये होता 3 टाइम्स ऑफ log 8 टू द बेस 2। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े तो हमने क्या सीखा? आर्गुमेंट के ऊपर अगर कोई पावर हो तो वो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगी। ऐसी बेस के ऊपर पावर हो तो बच्चों अगर बेस के ऊपर कभी कोई पावर है, अगर बेस के ऊपर कोई पावर है तो वो डिवाइड में बाहर आएगी। मान लीजिए लिखा हुआ है log ऑफ 2 टू द बेस 8, log ऑफ 2 टू द बेस 8। हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? हम इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 टू द बेस 2। अभी हमने क्या सीखा कि अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होती तो मल्टीप्लाई में बाहर आएगी, बेस के ऊपर अगर कोई पावर होगी तो वो डिवाइड में बाहर आएगी। यानी कि ये जो 3 है ये कैसे बाहर आएगा? 1/3 बन के 1/3 ऑफ log 2 टू द बेस 2। ये 3 कैसे बाहर आ गया? 1/3। log 2 टू द बेस 2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये होगा 1/3। क्लियर है वाली बात? तो क्या याद रखना हमको? आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई में बाहर, बेस के ऊपर पावर हो तो डिवाइड में बाहर। क्लियर है यहां तक की बात? उससे ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी कि आर्गुमेंट की पावर को तो हमने मल्टीप्लाई में बाहर कर दिया है और बेस की पावर को हमने डिवाइड में बाहर कर दिया है। अब याद करो, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि ये था log ऑफ 243 टू द बेस 81। इसको हमने x मान के सॉल्व करा था। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करके देखते हैं। 243 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 की पावर 5। 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4। अब हमने क्या सीखा? आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में बाहर, बेस के ऊपर पावर डिवाइड में बाहर, और क्या रह जाएगा? log 3 टू द बेस 3। लॉग में आर्गुमेंट और बेस अगर सेम हो तो आंसर कितना हो जाता है? 1। तो ये हो जाएगा 5/4 × 1, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 5/4। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन,
लॉग ऑफ cos 60 डिग्री टू द बेस sin 30 डिग्री। बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। तो लॉग में आर्गुमेंट और बेस सेम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1। क्लियर है वाली बात। अब देखो ये एक्सप्रेशन दे दिया बड़ा सा, क्या कह रहा है वो, लॉग ऑफ tan 1 डिग्री log tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई विद अप टू log tan 89 डिग्री, यानी कि tan 1 डिग्री से tan 89 डिग्री तक सारी वैल्यू का किया है मल्टीप्लाई। यहां पे हमको दो बातें सीखनी है। पहली बात तो ये बेटा कि इस लॉग में एक चीज मिसिंग होगी, वो क्या है उसका बेस। तो हमें यहां पे ध्यान रखना है कि बेटा क्वेश्चन में अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं है तो उससे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग में कभी भी बेस अगर नहीं लिखा हो तो उस बेस को हम या तो ई मान लेंगे या तो 10 मानते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, एक नोट बना के हम यहां पे लिखेंगे कि इफ बेस इज नॉट गिवन, इफ बेस इज नॉट गिवन वी assume it to be e और 10। या तो हम e मान लेंगे या तो 10। अब e आप लोग जानते होंगे e कैसा नंबर है बेटा, e एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी लगभग वैल्यू 2.71 होती है। ठीक है, तो कैलकुलस में अगर ध्यान दें, कैलकुलस के कॉन्टेक्स्ट में log x, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x, मैथ्स में भी देखा होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है बेटा 1/x। वो जो log हम पढ़ते हैं वो होता है नेचुरल log जिसका बेस क्या होता है बेटा e। तो इस बेस e वाले log को हम क्या बोलते हैं नेचुरल log, और इसको हम ln ऑफ x से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि कभी भी हम कैलकुलस में log का प्रयोग कर रहे हैं तो log में अगर बेस नहीं भी लिखा है तो हम उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, e मान लेंगे। ठीक है, और अगर हम नंबर सिस्टम का कोई सवाल कर रहे हैं तो वहां पे यूजुअली लॉग का बेस क्या माना जाता है 10 माना जाता है। तो इस वाले लॉग को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हम नेचुरल लॉग, इसको हम बोलेंगे कॉमन लॉग। ठीक है वाली बात। और यूजुअली अगर सवाल में लॉग का बेस नहीं दिया है तो वो सवाल इस तरह से डिजाइन होगा कि बेस आप कुछ भी ले लो उससे आंसर पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात। तो यहां पर इस सवाल में लॉग में बेस नहीं लिखा है तो आप 10 भी मान सकते हो या फिर e भी मान सकते हो, उससे आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, कुछ बच्चों ने आंसर सोच भी लिया होगा। अब आप बताओ बेटा tan 1 डिग्री से tan 2 डिग्री से जब वो जाएगा तो बीच में कहीं, ये सारी वैल्यू तो है, बीच में कहीं log ऑफ tan 45 डिग्री भी तो बनेगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा 1, तो ये log 1 बनेगा। और log 1 अभी हमने सीखा कि log ऑफ 1 कितना होता है 0, यानी कि बीच में जो वैल्यू है वो ही क्या हो गया मेरे पास, ये बीच वाला नंबर ही क्या हो गया बेटा 0। तो आप बताओ इसमें जब सारे नंबर का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो फाइनल आंसर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात सबको, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अगले सवाल का आंसर बता दो बेटा। अब इस सवाल को तो आप नॉर्मली कॉमन सेंस से बता सकते हो, नहीं तो प्रॉपर्टी लगा के बता सकते हो। कैसे, देखिए पहले इसका डायरेक्ट तरीका देखो, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। 2 की कितनी पावर 512 होता है, देखो 2 की पावर 5 है 32, 2 की पावर 6 है 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 क्या होता है 256, यानी कि 2 की पावर 9 होता है 512। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 9। अब 3 की कितनी पावर 9 आएगा, तो यहां से यहां तक की वैल्यू का आंसर हो जाएगा 2, और log 2 टू द बेस 2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ये तो हो गया इसका डायरेक्ट तरीका। अब इसको अगर आप प्रॉपर्टी लगा के स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे हम, देखिए log ऑफ बेस 2, log ऑफ बेस 3, log ऑफ बेस 2, इसको हमने लिखा 2 की पावर 9। अब देखो ये 9 आगे आएगा और log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या बचेगा यहां से log 2 log बेस 2 9, log बेस 3 9, 9 को हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा log बेस 2 log बेस 3 3 का स्क्वायर। अगेन ये 2 आ जाएगा आगे तो क्या बनेगा बेटा log 2 बेस 2 और log 3 बेस 3 कितना 1 और log 2 बेस 2 भी कितना 1। बात समझ में आ गई क्या, डायरेक्टली क्वेश्चन को कर पा रहे हैं हम, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। चलिए आगे बढ़े। अब बेटा बेसिक प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब कुछ प्रॉपर्टीज और हैं उनको भी हम एक बार स्टडी करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, सारी प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, log ऑफ m इंटू n टू द बेस है। log के अंदर अगर आर्गुमेंट्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनके इंडिविजुअल log एडिशन में चले जाते हैं। क्या याद रखना है हमको कि log में अगर आर्गुमेंट्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनके इंडिविजुअल logs के बीच में क्या आ जाता है एडिशन आ जाता है।
या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दो जगह लॉग ऐड हो रहे हैं और उनका बेस सेम है तो उनके आर्गुमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, कि अगर लॉग ऐड हो रहे हैं और बेस है उनका सेम, अगर बेस अलग अलग हो गया तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अगर लॉग का बेस सेम है और लॉग एडिशन में है तो उनके आर्गुमेंट्स कहां आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और बेस सेम है तो उनके आर्गुमेंट्स कहां आ जाएंगे, डिवाइड में। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि log ऑफ m अपॉन n विल बी इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, यहां तक की बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बच्चों, किसी भी नंबर की पावर में अगर लॉग हो, ध्यान देना लॉग का कोएफिशिएंट क्या है, 1, लॉग के आगे कोई नंबर नहीं है। अगर a की पावर में लॉग बैठा है जिसका बेस भी a है, तो अगर ये दोनों वैल्यू मैच हो जाती हैं तो ये लॉग वॉग हटके केवल आर्गुमेंट रह जाएगा। यानी कि अगर ऐसे कहीं लिखा मिले 3 की पावर में log 7 बेस 3, तो ये 3 और 3 मैच हो गया, तो ये log हटके केवल क्या रह जाएगा, आर्गुमेंट रह जाएगा, यानी कि 7 रह जाएगा। क्लियर है वाली बात यहां तक। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a टू द पावर log c टू द बेस भी लिखा हुआ है तो आप इस बेस की और इस आर्गुमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इट विल बी इक्वल टू c टू द पावर log a टू द बेस b। यानी कि 2 की पावर में log 5 बेस 7 की वैल्यू न्यूमेरिकली ये किसके बराबर आएगा, अगर मैं 5 और 2 को इंटरचेंज कर दूं तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये होगा 5 की पावर log 2 बेस 7। क्लियर है वाली बात, समझ गए क्या यहां तक, कोई दिक्कत किसी को। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ बेसिक क्वेश्चन के ऊपर। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है इसमें, इवेल्युएट log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 4, क्या बेस सेम है, हाँ। अगर बेस सेम हो, लॉग ऐड हो रहे हैं तो उनके आर्गुमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा और बेस क्या होगा 10, तो ये होगा log ऑफ 100 टू द बेस 10। 10 की कितनी पावर 100 होगा बेटा, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला सवाल, क्या दो ही लॉग पे काम करता है, नहीं, कितने भी लॉग ऐड हो रहे हो इन सब पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे 3 लॉग ऐड हो रहे हैं और तीनों के बेस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ बेस में तो 30 आ जाएगा और ये सारे के सारे आर्गुमेंट कहां आ जाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहां से, log 30 टू द बेस 30, जो कि कितना हो जाएगा 1। क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, अगर दो लॉग सब्ट्रैक्शन में हो तो उनके आर्गुमेंट्स डिवाइड में लग जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 100 अपॉन 4 टू द बेस 5, यानी कि log ऑफ 25 टू द बेस 5। अब बताओ बेटा 5 की कितनी पावर 25 होता है, 2, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इस पे आ जाइए। अब देखो इसमें आप चाहो तो एक एक करके लगा दो, चाहे प्रॉपर्टी को डायरेक्ट लगा दो। पहले हम इन दोनों में अगर प्रॉपर्टी लगाएं, इन दोनों लॉग में, तो क्या लिखेंगे हम, log ऑफ 30 माइनस log ऑफ 5, यानी कि log ऑफ 30 अपॉन 5, log m माइनस log n, log m अपॉन n, और बेस कितना है बेटा 2, माइनस के log 3 बेस 2। क्लियर है ये वाली बात। नेक्स्ट, ये कितना हो जाएगा बेटा 6, तो log 6 माइनस log 3 कितना हो जाएगा, log ऑफ 6 अपॉन 3 टू द बेस 2, ये बनेगा log 2 टू द बेस 2, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 1। क्लियर है यहां तक की बात, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, बढ़ू आगे। अब प्रॉपर्टी नंबर जो हमने 3rd नंबर पे 4th नंबर पे पढ़ा था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है, बहुत आसान से सवाल है, आंसर बताइए इसका बेटा। 3 की पावर में log x टू द बेस 3 5 है, तो x कितना होगा, तो ध्यान से देखो यहां पर 3 है और यहां पे बेस भी 3 है, log का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या बोल सकते हैं कि ये log और ये वाली चीज हटके केवल क्या रह जाएगा आर्गुमेंट, और वो किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। क्लियर है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, दोनों ही सही है, जिससे आपको आसान लगे आप कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि हम इस नंबर को इसकी पावर्स में ब्रेक कर लें। जैसे 27 मुझे पता है 3 का क्यूब होता है, तो मैंने 27 को क्या लिख लिया, 3 की पावर 3 की पावर log 3 बेस 5, log 5 बेस 3, पावर के ऊपर पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि ये बन जाएगा 3 की पावर 3 इंटू log 5 टू द बेस 3। अब ध्यान से सुनो बच्चों, हमने जो पढ़ा था कि अगर आर्गुमेंट के ऊपर पावर हो तो वो नंबर आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, उसका रिवर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर आगे कोई नंबर लिखा हो तो वो आर्गुमेंट की पावर भी तो बन सकता है। यानी कि मैं अगली स्टेप में इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर में log बेस 3 5 की पावर 3, ये जो 3 था इसको हमने कहां भेज दिया 5 की पावर में।
आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर है तो आगे मल्टीप्लाई में आता है, लॉग के आगे कोई मल्टीप्लाई में नंबर हो तो वो पावर में चला जाता है। अब यहां पे कई बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर यहां भी 3 से 3 मैच हो रहा है, तो आपने इस 3 से 3 को हटा के 5 क्यों नहीं बोल दिया? क्यों नहीं बोल सकता? क्यों? क्योंकि अभी लॉग के बगल में क्या लिखा हुआ है 3, वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ही नहीं है। ध्यान दो, अगर हमको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो यहां पे लॉग का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1, यानी कि लॉग अकेला होना चाहिए, उसके आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले इस 3 को ठिकाने लगाया, 5 का क्यूब। अब देखो, अब ये 3 से 3 मैच हो रहा है तो ये लॉग वगैरह सब हटके केवल क्या रह जाएगा? आर्गुमेंट, जो कि कितना आ जाएगा मेरे पास? जो कि आ जाएगा 5 की पावर में 3, यानी कि 125। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखी इसके बाद, ये वाली, कि हम ए और सी की पोजीशन को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। उससे तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे मैं 27 और 5 की पोजीशन को क्या कर सकता हूं? इंटरचेंज कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? 5 की पावर में log 27 टू द बेस 3। क्लियर है वाली बात? अब आप बताओ 3 की कितनी पावर 27 होता है? 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 की पावर में इसका आंसर हो जाएगा 3, तो आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 125। दोनों ही तरीके सही है, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहो। क्लियर है यहां तक की बात? बेटा हम अपने प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग तो देख लिया है, उसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम कहते हैं बेस चेन थ्योरम। काफी पावरफुल प्रॉपर्टी है लॉग की। इसका यूज क्या है? मान लीजिए कभी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में हमारे पास जो बेस अवेलेबल है हमें वो सही नहीं लग रहा है, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर कोई और बेस होता तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। वहां पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और इसको लगाना कैसे है? अच्छा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लॉग की लिख रहे हैं, ध्यान रखना ये सभी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आ रही हैं? डेफिनेशन ऑफ लॉग के अंदर, यानी कि लॉग डिफाइन होना जरूरी है। क्लियर है वाली बात? तो यहां पे जहां कभी भी हम बेस लिख रहे हैं, आर्गुमेंट लिख रहे हैं, तो ये अज्यूम करके ही लिख रहे हैं कि वो सारे लॉग की प्रॉपर्टी तभी हम लगा पा रहे हैं जब वो लॉग डिफाइंड होगा। क्लियर है वाली बात? चलिए, अब बेस चेन थ्योरम कैसे समझना बेटा? कि कभी भी आपको log a टू द बेस भी लिखा हो, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं log a ऊपर न्यूमरेटर में और log b डिनोमिनेटर में, और यहां पे हमने कॉमन बेस ले लिया है k। तो बेस चेन थ्योरम कैसे अप्लाई करना है? जैसे कि अगर कभी भी लिखा हुआ है log 7 टू द बेस 3 और मैं चाहता हूं कि ये बेस 3 ना रह के 2 हो जाए, तो हमने क्या बोला? कैसे लगाएंगे बेस चेन थ्योरम? कि 7 का log तो ऊपर लिखो, 3 का log नीचे लिखो, और बेस अब आप अपनी मर्जी से जो भी एक वेल डिफाइंड बेस हो उसको चूज कर सकते हो। तो मैंने को लगा कि मेरे को बेस 2 लेना है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? इधर भी 2 लिख दूंगा, इधर भी 2 लिख दूंगा। यानी कि जो भी मैं बेस चूज कर रहा हूं वो मुझे ऊपर और नीचे सेम लेना है। क्लियर है वाली बात? यानी कि हमने log 7 टू द बेस 3 को किस में कन्वर्ट कर दिया? log 7 डिवाइड बाय log 3, और बेस हमने क्या बना लिया? 2 बना लिया है। ठीक है यहां तक की बात? बढ़े आगे। इसी को कहते हैं बेस चेन थ्योरम। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेस चेन थ्योरम से सॉल्व होगा? लॉग में हम डायरेक्टली आंसर या आर्गुमेंट और बेस की पावर निकाल के प्रॉपर्टी लगा के आंसर कब बता पाते हैं? जब आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम नंबर की पावर्स हो। जैसे कि याद करो, log 243 टू द बेस 81, वो 3 की पावर 5 है, बेस 3 की पावर 4 है, तो हमने प्रॉपर्टी लगा के 5/4 आंसर बता दिया। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम नंबर की पावर्स थे, इसलिए मान लिया आसान था। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो log ऑफ 27 टू द बेस 16, 27 3 की पावर में बनता है और 16 2 की पावर में। log 49 टू द बेस 81, log 1024 टू द बेस 343, 343 होता है 7 का क्यूब, 49 होता है 7 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस में जो नंबर्स हैं उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे बेस चेन थ्योरम। तो हमने क्या करा? हमने log 27 को बेस 16 को लिखा, 27 का log ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 16 का log नीचे डिनोमिनेटर में। अब बताओ, मैंने बेस नहीं लिखा तो मैं बेस कुछ भी चूज कर सकता हूं, तो मैंने थ्रू आउट द क्वेश्चन बेस को कॉमन मान लिया है। मान लीजिए 10 e कुछ भी है, अब मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, बाय डिफॉल्ट वो क्या मान लिया जाएगा? बेस 10 मान लिया जाएगा। क्लियर है? यानी कि लॉग में बेस मेरे को जबरदस्ती लिखने की जरूरत नहीं है। क्या अज्यूम कर लिया हमने कि बेस 10 है। क्लियर है वाली बात? इसको क्या लिख सकते हैं? 49 का log ऊपर और 81 का log नीचे। इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1024 और ये log ऑफ 343। अब इसको आप पावर्स में कन्वर्ट कर लो। पावर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा? 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। फिर
49 को क्या लिख देंगे 7 का स्क्वायर, 81 को लिख देंगे 3 की पावर 4, 1024 को लिख देंगे 2 की पावर 10, इसको लिख देंगे 7 की पावर 3। अब ध्यान से देखो लॉग में जो आर्गुमेंट की पावर्स होती हैं वो कहां जाती हैं, वो आगे आ जाती हैं। तो हम अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ log 3, 4 टाइम्स ऑफ log 2, 2 टाइम्स ऑफ log 7, 4 टाइम्स ऑफ log 3, ये बन जाएगा 10 टाइम्स ऑफ log 2 और 3 टाइम्स ऑफ log 7। आप देख सकते हो log 3 से log 3, log 7 से log 7, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5/4। क्लियर है वाली बात सबको, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बढ़ सकते हैं क्या आगे? तो इस तरह से आप बेस चेन थ्योरम को लगा सकते हो। अब बेस चेन थ्योरम से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, उसको हम समझ लेते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि कभी भी log ऑफ a टू द बेस b लिखा हो, अगर आप इसको अपॉन में ले जाते हो तो आर्गुमेंट और बेस क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे? देखिए इसका प्रूफ काफी आसान है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b यूजिंग बेस चेन थ्योरम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये 1 अपॉन log b अपॉन log a है कि नहीं। p अपॉन q को मैं 1 अपॉन q बाय p बोल सकता हूं। और बेस चेन थ्योरम को अगर मैं रिवर्स में लगा दूं, ये क्या लिखा है log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। बेस चेन थ्योरम ने हमको क्या सिखाया कि अगर log b बेस a होता तो मैं उसको कैसे तोड़ सकता था, b का log ऊपर a का log नीचे। तो बेस चेन थ्योरम लगा के मैं रिवर्स में इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन b का log टू द बेस a। जो ऊपर है वो यहां पे आ गया और जो डिवाइड में था log वो बेस बन गया। क्लियर है वाली बात? यानी कि कभी भी log में मैं वैल्यू को अगर रेसिप्रोकल करके लिखूं तो आर्गुमेंट और बेस क्या हो जाएंगे बेटा, इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है यहां पर 1 अपॉन log 60 टू द बेस 2, 1 अपॉन log 60 टू द बेस 3, log 60 टू द बेस 10। इसको अगर पलटा के ऊपर ले जाएं तो आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज, इसको पलटा के ले जाएं तो आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज, और इसको भी पलटा के ले जाएं तो आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज। क्लियर है वाली बात? अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m प्लस log n प्लस log p, 3 log एडिशन में है, बेस सेम है, तो बेस तो सेम रहेगा और आर्गुमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 इंटू 10 बन जाएगा 60, तो ये बन जाएगा log 60 टू द बेस 60। आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1। क्लियर है वाली बात? समझ गए क्या? चलिए बच्चों यहां तक हम आ चुके हैं, हमने log की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया बढ़िया से। अब हमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है जो कि है लॉगरिथमिक इक्वेशन, क्योंकि ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो इक्वेशन बेस्ड ही होते हैं। अब इक्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमें पहले सारी प्रॉपर्टी सीखनी थी। अब हम इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है बेटा, वो हमें ध्यान से सीखना है कि लॉग की इक्वेशन को कभी भी आपको सॉल्व करना हो उसकी कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे एज ए रूल। वो स्टेप्स क्या है, ईच लॉग गिवन इन क्वेश्चन मस्ट बी डिफाइंड। मतलब क्वेश्चन में किसी भी लॉग की इक्वेशन में जितने भी लॉग दिखाई दें वो सारे के सारे डिफाइन होने चाहिए। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका यह है कि पहले आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व द इक्वेशन, और फिर दूसरा स्टेप क्या है, जो भी हमारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू आ रही है, ध्यान देना हमने क्या बोला कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। तो आप खुद सोचो ना कि अगर मैं लॉग की किसी इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, वो सॉल्यूशन उस ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए, तभी तो उसका सॉल्यूशन माना जाएगा। कहीं ऐसा हो कि मेरे हिसाब से तो ये सॉल्यूशन है और पता चला वो सॉल्यूशन रखने पर क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो रहा है, तो वो किस बात का सॉल्यूशन है। यानी कि हमें दिमाग में क्या रखना है कि लॉग जितने भी सवाल में दे रखे हो सारे के सारे क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। अभी हम कैसे इंश्योर करेंगे, तो पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हम हर वैल्यू को हम उसको चेक करेंगे कि हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली है क्या ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमें उस एक्स की वैल्यू को कहां चेक करना है बेटा, ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करना है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, है ना। तो हम क्या करेंगे, चेक द वैल्यूज इन ओरिजिनल क्वेश्चन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। मतलब अभी आप समझ जाओगे, इस टॉपिक को समझाने के लिए थ्योरी से ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन समझते हैं ताकि आपको ये टॉपिक में क्लैरिटी मिल जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें। तो देखो लॉग में इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब लॉग में जो भी वेरिएबल है एक्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप तो यही है
कि लॉग को हटाते हैं। लॉग कैसे हटाया जाएगा? देखो बेटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है यहाँ पर? आर्गुमेंट। 6 है आपका बेस और 1 है आपका राइट हैंड साइड। तो लॉग कैसे हटाएंगे? आर्गुमेंट को लिख देंगे बराबर 6 की पावर में 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे बेटा? x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ रहा है? -1 और 6। अब दो आंसर आ गए x के। हमने क्या सीखा कि सवाल में जो भी लॉग वाला टर्म हो वो डिफाइन होना चाहिए। तो बेटा जो भी मेरे सॉल्यूशन आ रहे हैं इसको मुझे सवाल में चेक जरूर करना है कि कहीं मेरा लॉग अनडिफाइन तो नहीं हो रहा। और लॉग अनडिफाइन कब होगा? जब या तो आर्गुमेंट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, बेस में नेगेटिव नंबर आ जाए, या फिर बेस कितना हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, तो चेक करो, -1 अगर मैं यहां रखूंगा तो ये 1 + 5 6 बनेगा, पॉजिटिव है तो 1 सही है, -1 सही है। अगर 6 को मैं यहां ओरिजिनल सवाल में रखूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 30, ये 36 माइनस 36 आ रहा है, ये भी पॉजिटिव बनना है, यानी कि दोनों वैल्यू सही है, दोनों ही मेरे आंसर हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब ये दो सवाल हैं, इससे आपको काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी बेटा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूं। ये जो राइट हैंड साइड में क्या लिखा बेटा इस सवाल में? log of x स्क्वायर माइनस 1 इज 3 टू द बेस 2। कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग हटाएंगे पहले, तो लॉग कैसे हटेगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 या फिर -3। क्लियर है वाली बात? अब क्या दोनों वैल्यू सही है? ये मुझे चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 क्वेश्चन में रखूंगा, कहां रखूंगा? ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो 3 का स्क्वायर 9 - 1 पॉजिटिव नंबर बना रहा है, ये वैल्यू सही है। और -3 अगर यहां रखूंगा तो भी लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि लॉग डिफाइन है, यानी कि ये दोनों की दोनों वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इस सवाल पे। बेटा क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, या पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एक लॉग बना लेना चाहिए? यहाँ पे दो लॉग हैं, दोनों के बेस सेम है और एडिशन में है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर? log ऑफ x + 1 इंटू में log ऑफ x - 1 टू द बेस 2। a + b इंटू a - b क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये और ये सवाल सेम नहीं बन गए? तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 9, यानी कि x बराबर 3 और -3। तो दोनों सवालों में अंतर क्या रह गया? सोचो आराम से। दोनों सवालों में काफी अंतर है। कैसे है बेटा? अगर मैं यहां पे 3 और -3 को देखूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं चेक कहां पे करूंगा? बच्चे इस वाली स्टेप पे आके गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? इस 3 और -3 को यहां रख के देखते हैं। यहां क्यों रखोगे? ये वाली स्टेप तो आपने ओरिजिनल क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लाई है ना। जो ओरिजिनल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, हमें तो उसका सॉल्यूशन निकालना था। प्रॉपर्टी लगा के हमने तो इसको केवल सिंप्लीफाई किया है, यानी कि मुझे जो वैल्यू चेकिंग करनी है वो कहां करनी है? ओरिजिनल क्वेश्चन में, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो अगर मैं 3 को चेक करूं तो जितने भी लॉग हैं वो सारे के सारे डिफाइन होने चाहिए। तो 3 को अगर मैं इस वाले लॉग में रखूंगा तो ये क्या बनाएगा? log ऑफ 3 + 1 log 4, आर्गुमेंट पॉजिटिव है, और यहां रखूंगा तो 3 - 1 2, आर्गुमेंट पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला log 3 मेरा एक सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों लॉग को डिफाइन रख रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? लेकिन बच्चों जैसे ही मैं -3 इस क्वेश्चन में रखूंगा तो देखो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। -3 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? -2। लॉग के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो लॉग क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो सोल्यूशन किस बात का? अगर x की वैल्यू ने क्वेश्चन को ही अनडिफाइन कर दिया तो ना क्वेश्चन सेटिस्फाई हुआ ना क्वेश्चन डिफाइन हुआ, तो ये सॉल्यूशन भी नहीं हुआ। ऐसे इसमें रखोगे तो ये भी अनडिफाइन हो रहा है। तो अगर एक लॉग भी अनडिफाइन हो जाए यानी कि वो वैल्यू हमको रिजेक्ट करनी पड़ेगी, उस वैल्यू को हम नहीं ले सकते। क्लियर है वाली बात? तो इस वाले क्वेश्चन का केवल एक आंसर आएगा, वो है x = 3। तो दोनों क्वेश्चन का कॉन्ट्रास्ट समझ में आ गया बेटा? इस क्वेश्चन के लिए तो दोनों वैल्यू सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए केवल एक वैल्यू सही है। क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़े, चलिए। अब लॉग की प्रॉपर्टी सीखने के बाद, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है सीखने के बाद, अब हम कुछ मेंस के क्वेश्चन को बेटा डिस्कस करते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log x - 1 टू द बेस 4 इक्वल्स log ऑफ x - 3 टू द बेस 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहां से log हटाना है। अब आप ऐसे सोचो बेटा कि अगर कभी भी log x इक्वल्स log y लिखा हुआ है और बेस सेम है,
तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, बेस भी सेम है, तो आर्गुमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यानी कि बाय सिंपल कंपैरिजन हम क्या बोल सकते हैं, एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये लॉग को इक्वेट करने के लिए बेस को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। यहां पे बेस कितना है 4, यहां पे 2, तो इस 4 को कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर x माइनस 1 बराबर लॉग ऑफ बेस 2 x माइनस 3। प्रॉपर्टी याद करो बेटा, आज के सेशन में हमने प्रॉपर्टी में क्या सीखा कि अगर बेस के ऊपर कोई पावर हो तो वो डिवाइड में बाहर आती है। यानी कि 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 बराबर लॉग ऑफ बेस 2 x माइनस 3। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2। और आज हमने एक प्रॉपर्टी और सीखी थी कि आर्गुमेंट के ऊपर पावर है तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है नंबर, और कोई नंबर अगर आगे बैठा हो तो वो क्या बन जाएगा, आर्गुमेंट की पावर बन जाएगा। तो इस 2 को हम कहां ले जाएंगे, x माइनस 3 की पावर बना देंगे। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2 बराबर log ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर टू द बेस 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, log का बेस सेम है, तो आर्गुमेंट्स को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो आर्गुमेंट्स को इक्वेट करने से x माइनस 1, आर्गुमेंट्स को इक्वेट करने से बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास कि x माइनस 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस का 6x, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहां से x की 2 वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक आ जाएगी 2, एक आ जाएगी 5। अब हमें सावधान रहना है क्योंकि उसने क्या बोला बेटा, उसने हमसे पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। तो इस 2 और 5 को कहां चेक किया जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन में हर लॉग वाला टर्म डिफाइन होना चाहिए। यानी कि उसके अंदर जो आर्गुमेंट है या बेस है सब कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। तो 2 रख के देखो, जैसे आप 2 रखोगे तो ये तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव है, ये लॉग तो डिफाइन है। लेकिन 2 रखने पे 2 माइनस 3 माइनस 1, इस लॉग का आर्गुमेंट क्या बन गया बेटा, नेगेटिव। तो ये लॉग अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कि 2 एक करेक्ट आंसर नहीं है, 2 को छोड़ना पड़ेगा। 5 को चेक करें तो 5 माइनस 1 पॉजिटिव सही है, 5 माइनस 3 लॉग 2 जो कि आर्गुमेंट पॉजिटिव है, यानी कि ये सही है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 5। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके, केवल एक सॉल्यूशन आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, बढ़े आगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को ट्राई करो बच्चों, ये भी एक मेंस का क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज, देखिए क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा भयानक सा लग रहा होगा बेटा, पर आप ऐसे समझना कि कभी भी आपको लॉग की कोई भी इक्वेशन आ जाए, आपको कोशिश ये करनी है कि जितने भी पावर में टर्म्स हैं वो सभी कहां आ जाए, नीचे आ जाए। मतलब हमें पावर से डील नहीं करना है, पावर से डील करना डिफिकल्ट रहेगा। अब पावर को नीचे कैसे बुलाया जाए, तो याद करो अगर आप किसी भी नंबर का लॉग निकालते हो उस पर अगर कोई पावर है तो आर्गुमेंट की पावर मल्टीप्लाई में कहां जाती है, बाहर आ जाती है। तो अगर यहां पे मैं चाहता हूं कि ये पावर बाहर आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो मुझे क्या चाहिए था, अगर यहां पे लॉग होता तो ये पावर मल्टीप्लाई में इजीली बाहर आ जाती, पर लॉग तो नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब बेस क्या लिया जाए लॉग का, देखो यहां इस वाले लॉग में बेस ई है और ई की पावर में ही है, तो लॉग अगर बेस ई वाला लूंगा तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स टू द बेस ई, तो लॉग ऑफ ई टू द पावर, लॉग ऑफ ई टू द पावर 5 लॉग एक्स बेस ई का क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 बराबर लॉग एक्स की पावर 8 बेस ई। ठीक है बेटा, अब ये कंप्लीट पावर है, E इज आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट के ऊपर ये है मेरी पावर, तो ये पावर कहां जाएगी, आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई होके। तो क्या बनेगा बेटा, 5 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में लॉग ई टू द बेस ई बराबर 8 आगे आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई। बेटा लॉग ई टू द बेस ई कितना होगा, 1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 5 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस ई का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 8 टाइम्स ऑफ log x टू द बेस ई। अब बेटा ये तो एक क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, जो बार बार रिपीट होता हुआ टर्म दिख रहा है आपको, यानी कि log x टू द बेस ई को अगर अपन t मान लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। चलिए तो हम क्या करेंगे,
log x टू द बेस e को t मान लेंगे। जैसे ही हमने log x टू द बेस e को t माना, अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5t स्क्वायर माइनस के 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर बनाए तो फैक्टर क्या बन जाएंगे? 5t माइनस 3 इंटू में t माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक कर लो जरा, 5t स्क्वायर माइनस के 8t प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा t की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर इसको 0 करेंगे तो 3/5, और यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1। लेकिन हमें t निकालना है क्या? t तो हमने माना है, हमें तो सॉल्यूशंस निकालना है जो कि है x। तो हमने t किसको माना था? log x टू द बेस e को, और log x टू द बेस e बराबर 1। तो बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? log कैसे हटाया जाएगा? याद करो, आर्गुमेंट है x, बेस है e, तो x बराबर e की पावर में 3/5, और यहां से आ जाएगा x बराबर e की पावर में 1। दो सॉल्यूशंस आ गए, और हमें क्या बताना था बेटा? हमें इसका प्रोडक्ट बताना था। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा e की पावर 3/5 इंटू e की पावर 1। बेस है में तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3/5 प्लस 1 यानी कि e की पावर 8/5। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो देखो, क्वेश्चन दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो, पर लॉग की अगर हमें प्रॉपर्टी बढ़िया से आती है तो हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है ये सेशन। अब इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल हो सकता है देखने में आपको ऐसा बहुत ही खतरनाक सा लगे, पर यकीन मानिए काफी अच्छा सवाल है। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से आज मेरे साथ पढ़े हैं तो आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करें। हो सकता है कि आप इसमें अटके, पर क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए इधर। बेटा देखने में इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेट सी लग रही है, पर जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, मेरा एक हिंट है कि आप उसको फैक्टराइज करने की जरूर कोशिश क्या करो। जैसे कि यहां पे ध्यान से देखें तो इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। x प्लस 3 तो बेस में ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसके अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर में एक आ जाएगा फैक्टर 6x प्लस 10, और एक फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3। देखो जरा, 18 और 28x और 30, सही है, इक्वल टू 5 माइनस 2 लॉग 6x प्लस 10, और ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। लॉग में पावर कहां जाती है आगे? तो मैं इसको बोल सकता हूं, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग m इंटू n क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसको थोड़ा ठीक से लिख दें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये है 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉग 6x प्लस 10, और ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो log m इंटू n क्या होता है बेटा? log m प्लस log n, और ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस पावर आ गया जाएगी मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 log ऑफ x प्लस 3 बेस में 6x प्लस 10। क्लियर है वाली बात यहां तक? चलिए, अब बेटा बेस और आर्गुमेंट सेम है, इसका आंसर कितना हो गया? 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं log ऑफ 6x प्लस 10 टू द बेस x प्लस 3 प्लस 1 बराबर 5 माइनस 4 इंटू, अब देखो ध्यान से, हमें दिख रहा है कि इस वाले लॉग में 6x प्लस 10 जो है वो आर्गुमेंट में है, बेस में x प्लस 3 है। यहां पे रिवर्स है, x प्लस 3 आर्गुमेंट है, बेस में 6x प्लस 10 है। अगर मैं चाहता हूं कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए तो मैं ये कोशिश करूंगा कि x प्लस 3 इसमें भी कहां जाए? बेस में। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी सीखी थी? याद करो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इन दोनों को इंटरचेंज करने का मौका मिल जाए। वो कब कर सकते हैं? जब इसका हम क्या ले लें? रेसिप्रोकल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन लॉग ऑफ x प्लस 3 6x प्लस 10। क्लियर है ये वाली बात? समझ गए क्या यहां तक? अब देखो, जो भी क्वांटिटी बार बार दिख रही है उस क्वांटिटी को अगर हम t मान ले तो इक्वेशन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे बेटा किसको t मानने से काम चल जाएगा? तो यहां पे अगर अपन log ऑफ 6x प्लस 10 टू द बेस x प्लस 3 को t मान लें तो एक सिंपल इक्वेशन बन सकती है। वो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, वो बन जाएगी t प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 4 अपॉन t। अगर ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा t इंटू टी प्लस 1 बराबर 5t माइनस 4। तो यहां से क्वाड्रेटिक आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर, t और माइनस के 5t माइनस के 4t और प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से t माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो t की वैल्यू क्या आ गई? t की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है वाली बात? यानी कि जैसे ही अपन ने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करा, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई? एक सिंपल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। अब t की वैल्यू 2 है। t किसको माना था हमने? t हमने माना था log ऑफ 6x प्लस 10 टू द बेस x प्लस 3 को। log कैसे हटेगा बेटा? 6x प्लस 10 किसके बराबर आ जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर।
तो यहां से आ जाएगा 6x प्लस 10 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6x। 6x से 6x कैंसिल, तो यहां से बेटा एक्स स्क्वायर देखो 10 माइनस 9 1 बनेगा, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यू आ रही है बेटा, एक आ रही है 1 और एक -1। अब आप फटाफट से चेक कर लो क्या दोनों वैल्यू सही है। तो अगर हम 1 रखेंगे तो बेस में क्या आएगा 4 पॉजिटिव, यहां 1 रखने पे पॉजिटिव, यहां 1 रखने पे पॉजिटिव। 1 पर तो डिफाइन है, -1 को भी चेक कर लो। -1 जैसे रखूंगा बेटा तो बेस में -1 प्लस 3 2 आ रहा है, बेस पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं। -1 रखने पे ये कितना आ रहा है 6 माइनस 28 प्लस 30 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा -1 पे और ये भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है यहां तक की बात? क्योंकि ये कितना बनेगा 1 माइनस 6 प्लस 9, यानी कि दोनों ही वैल्यू मेरे लॉग को डिफाइन कर रही हैं, दोनों ही मेरा सॉल्यूशन है। पूछा क्या था उसने, सम ऑफ ऑल द रियल सॉल्यूशन। तो ये जो दो रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं इसका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 1 एंड -1 जो कि हो जाएगा 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। क्लियर है वाली बात सबको? आई होप आपको ये लॉ के सारे क्वेश्चंस और सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको जो कोई भी डाउट हो लॉग में, आप एक बार अपने एंड पे इसको जरूर पढ़िए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जितने हमने सेशन में सवाल करे हैं आप एक बार खुद से उनको लगा के देखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ हम फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।